हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल SPB स्टडी में। और साथ ही साथ मैं आपको स्वागत करना चाहता हूं हमारे इस यूनिक जर्नी SC वर्मा वॉल्यूम फर्स्ट में, जिसके नाम से मैंने प्लेलिस्ट ही बनाई है SC वर्मा वॉल्यूम फर्स्ट, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से जाके आप इस जर्नी के सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम और कोलिजन के बारे में। ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है चैप्टर 9 का। लेकिन उससे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं लास्ट क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन दिए थे, जिनको मैंने सॉल्व करने के लिए आपसे कहा था। सबसे पहले इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कल का पहला क्वेश्चन था 3 पार्टिकल्स ऑफ masses 1 kg, 2 kg, 3 kg आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ABC रिस्पेक्टिवली ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC ऑफ इट्स 1 मीटर, लोकेट द सेंटर ऑफ मास सिस्टम। तो सबसे पहले हमने एक इक्वेटर ट्रायंगल बना दिया, और जो उसका पॉइंट भी है उसको ऑरिजिन मान के BC के लॉन्ग X एक्सिस ड्राउन कर दिया और वर्टिकली अपवर्ड Y एक्सिस ड्राउन कर दिया। उसके बाद हमने ABC का कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। तो B का कोऑर्डिनेट 0,0, क्योंकि वो ऑरिजिन पे है। A का कोऑर्डिनेट हो गया 1,0, C का कोऑर्डिनेट हो गया 1,0 और A का कोऑर्डिनेट है 1/2√3/2। तो ये M1, M2, M3 और x1, y1, x2, y2, x3, y3 वैल्यू है। तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास फॉर्मूला है। सेंटर ऑफ मास इक्वल टू M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 अपन M1 प्लस M2 प्लस M3। ये x कोऑर्डिनेट निकालने फॉर्मूला था और ये y कोऑर्डिनेट निकालने फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला में मैंने वैल्यूज पुट कर दी और हमारा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट मिल गया है। x एक्सिस पे होगा 7/12, 3√3/12 फ्रॉम पॉइंट B, क्योंकि पॉइंट B ऑरिजिन है। तो यहाँ से 31 कोऑर्डिनेट पे जो उसका सेंटर ऑफ मास होगा वो लोकेट होगा। तो ये होगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। हम देख लेते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था। दूसरा क्वेश्चन था द स्ट्रक्चर ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल इज शोन इन फिगर। ये फिगर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑक्सीजन एटम। तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन एटम था, ये दोनों हाइड्रोजन एटम थे। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एंगल था वो 104 डिग्री था। तो अगर हम इन दोनों के बीच में ऑरिजिन मानते हैं 8 क्यूब है, ठीक, जो वर्टिकल जाएगा वो इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये हो गया 52 डिग्री और ये भी हो गया 52 डिग्री। इसका लेंथ दिया था 0.96 × 10⁻10 मीटर और इसका भी लेंथ सेम था, कितना है। इसका मान लेते हैं हम M1, ये M2, ये M3। ठीक है, तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1 ग्राम, M1 हो गया 1 ग्राम, M2 भी हो गया 1 ग्राम और ऑक्सीजन का M3 हो गया 16 ग्राम। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए x1, x2, x3, y1, y2, y3। ठीक है, सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला था, उससे हमने इन सब वैल्यूज़ को पुट कर दिया। तो हमको फाइनली सेंटर ऑफ मास मिल गया 0,8/9, 0.96 × 10⁻10 × cos 52 डिग्री। तो ये हमने सेंटर ऑफ मास निकाल लिया। अब हमको ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेट पता है, सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट पता है, तो हम डिस्टेंस फार्मूला से इसको निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला √y2 - 7 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले की यूज से हम सेंटर ऑफ डिस्टेंस पता कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास से ऑक्सीजन के एटम का डिस्टेंस कितना है। सेंटर ऑफ मास से ऑक्सीजन का डिस्टेंस कितना है वो हम इस फार्मूले से पता कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारे 2 क्वेश्चन के सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, हमने दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब चलिए हम शुरू करते हैं जो हमारा इस चैप्टर का
रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको देखते हैं। तो जो हम पढ़ रहे थे सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूस बॉडीज़ का, उससे मैं 3 एग्जाम्पल बता रहा था, मतलब 3 टॉपिक्स बता रहा था जो कि कॉन्टिन्यूस बॉडीज़ हैं और मैं सेंटर ऑफ मास हम फाइंड कर रहे थे। तो 2 की मैंने बात कर चुका हूँ, मैं तीसरे की बात करूँगा और तीसरा होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट। एक यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास हम निकालेंगे, ठीक है। तो सपोज करिए कि एक यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट है, इसका रेडियस जो है वो है कैपिटल आर, ठीक है। तो अब हमको एक एलिमेंटल पार्ट इसमें कंसिडर करना पड़ेगा ताकि हम इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकें, ठीक। तो सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम एक स्मॉल सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस होगा स्मॉल आर, ठीक। उसके बाद एक और हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस है आर प्लस डी आर, मतलब उसका रेडियस में आर को हल्का सा इंक्रीज किया और फिर एक और सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब जो शेडेड पार्ट है इसी को हम लेंगे एज ए एलिमेंटल पार्ट। इट मीन्स कि वी टेक शेडेड पार्ट एज एलिमेंटल पार्ट। हम शेडेड पार्ट को एज ए एलिमेंटल पार्ट लेंगे, ठीक है। तो अब हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेंथ तो है नहीं, तो ये पूरा सर्कुलर प्लेट है, तो यहाँ पे हम लेंथ नहीं एरिया की बात करेंगे, लेंथ की बात ना करके। तो हमको एलिमेंटल पार्ट का एरिया फाइंड करना होगा। तो एरिया ऑफ एलिमेंटल पार्ट इक्वल टू हो जाएगा इसका लेंथ, मतलब अगर इसका हम लेंथ देखें तो लेंथ इक्वल टू होगा इसका हाफ पैरामीटर, इट मीन्स की पाई आर, और उसका ब्रेथ है डी आर, क्योंकि आर से डी आर इनकी जो रहा है तो पाई आर डी आर। एरिया ऑफ एलिमेंटल पार्ट हो गया पाई आर डी आर। अब अगर हम एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर प्लेट निकालें तो एरिया ऑफ प्लेट इक्वल टू हो जाएगा पाई रेडियस कैपिटल आर स्क्वायर और सेमी सर्कुलर है तो डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब हमने इस पार्ट का एरिया निकाल लिया था, टोटल एरिया निकाल लिया है, ठीक। अब हमें इस पार्ट का मास निकालना होगा, तभी तो हम कोऑर्डिनेट पता करेंगे। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हमको एलिमेंटल पार्ट का मास पता करना होगा। एलिमेंटल पार्ट के मास पता करने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे एरिया की बात कर रही है तो यहाँ पे एरिया मास पर यूनिट एरिया निकालेंगे हम। तो मास पर यूनिट एरिया इक्वल टू हो जाएगा m बाई पाई आर स्क्वायर बाई 2। इस प्लेट का जो मास है वो है m, ठीक है। तो मास पर यूनिट एरिया हो गया m बाई पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो मास ऑफ एलिमेंटल पार्ट हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा m बाई पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई स्मॉल आर डी आर। तो हमको मास ऑफ एलिमेंटल पार्ट मिल गया 2 कैपिटल M स्मॉल आर डी आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस हमने यहाँ पे बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट का। इससे पहले हमने बात किया था एक सेमी सर्कुलर वायर का, ठीक है। तो हम सेमी सर्कुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए सेमी सर्कुलर वायर के जो सेंटर ऑफ मास निकला था उसका यूज करेंगे। तो अगर हम सेमी सर्कुलर वायर का जो सेंटर ऑफ मास निकला था उसे कोऑर्डिनेट किया था 0,2r बाई पाई, 2r बाई पाई, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर वायर का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट था। तो अब हम इसका
कोऑर्डिनेट जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है वो हम इसी को लेंगे। सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए जो एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी वो हम सेमी सर्कुलर वायर सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट को लेंगे। ठीक है, तो हमारा वाई एक्स हो जाएगा 2r/पाई और एक्स एक्सिस एक्स वैल्यू हो जाएगी कोऑर्डिनेट, सॉरी ये वाई कोऑर्डिनेट और ये एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स हो जाएगा 0। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट का जो सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट निकालें तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम, सॉरी 1/m इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम। तो 1/m मास तो है m, वाई की वैल्यू आ गई मेरे पास इंटीग्रेशन 2r/पाई और जो इसका मास है वो आ गया है 2mr/कैपिटल R² इंटू dr। अब यहाँ पे हमको लिमिट्स भी लगाना होगा। अगर हम जो स्मॉल r कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा उसको हम देखना चाहें तो आप फिगर देख सकते हैं कि अगर r = 0 होगा तो सेमी सर्कुलर प्लेट यहाँ पे होगा, और अगर स्मॉल r = कैपिटल R होगा तो सेमी सर्कुलर प्लेट यहाँ पे होगा, मतलब ये होल एरिया होगा। इट मीन्स कि r वेरी कर रहा है, r वेरीज फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। तो यहाँ पे लिमिट्स जाएंगी 0 टू कैपिटल R, 0 टू कैपिटल R लिमिट्स हो गया। ठीक है, तो हमको इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा कोऑर्डिनेट y = 4r/3 पाई। ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट। अब हम x कोऑर्डिनेट निकालने चलें, x = 1/m इंटीग्रेशन ऑफ x dm। तो 1/m इंटीग्रेशन ऑफ 0 to r 0 to mr/r² dr। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी, 0 है तो इसलिए सेंटर ऑफ मास की वैल्यू होगी भी हो जाएगी 0। तो फाइनली हमको यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास मिल गया। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट इक्वल टू हो गया 0,4 कैपिटल R/3 पाई। तो ये हमने फाइंड कर लिया यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास अगर हमको R की वैल्यू पता होगी, कोई भी एक सेमी सर्कुलर प्लेट होगा यूनिफॉर्म, तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए बस हमको R की वैल्यू चाहिए और उसका हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट। तो सेंटर ऑफ मास जो हम कंटिन्यूस बॉडीज से निकाल रहे थे उसके हमने जो 3 पार्ट्स मतलब 3 स्टेज थे वो हमने देख लिए। अब हम बात करेंगे कि क्या सेंटर ऑफ मास भी मोशन कर सकता है। अब तक जितने भी मैंने पार्ट्स पढ़े हैं, जितने बॉडी सेंटर ऑफ मास निकाला है, सब में जो बॉडी थी वो रेस्ट में थी। लेकिन अब हम पढ़ेंगे क्या सेंटर ऑफ मास भी मोशन करेगा अगर बॉडी मोशन कर रही है तो इसी टॉपिक पे, इसी कंसेप्ट पे मेरा नया टॉपिक है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसे हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास मोशन करेगा, अगर करेगा तो किस कंडीशन में करेगा, सेंटर ऑफ मास को मोशन करने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। चलिए देखते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो चलिए देख लेते हैं। सपोज करिए कि 2 पार्टिकल्स हैं, ये है पार्टिकल ए और ये है पार्टिकल बी। ठीक है, इसका मास है m1 और इसका मास है m2। ये दोनों x एक्सिस के अलॉन्ग है,
ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। अब सपोज करिए जो दोनों पार्टिकल्स हैं इन दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, ए बी फोर्स लगा रहा है और बी ए फोर्स लगा रही है, दोनों फोर्स है एफ, ठीक है। और इन दोनों पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट है x1 और x2। अब अगर हम एक टाइम टी पे अगर इन दोनों पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास निकालें तो सेंटर ऑफ मास इक्वल टू हो जाएगा, इनका y कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि ये x एक्सिस पे है, इसका हम x कोऑर्डिनेट होगा x इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट एक टाइम टी पे जब वो दोनों रेस्ट पे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं विथ फोर्स एफ, ठीक है। तो जब दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो वो लाइन ए बी के अलॉन्ग मूव करेंगे। तो अब क्वेश्चन उठता है क्या, जब दोनों पार्टिकल्स ए बी के अलॉन्ग मूव करेंगे तो क्या सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, क्योंकि जब ए और बी एक दूसरे की तरफ मोशन करेंगे तो x1 और x2 की वैल्यू चेंज होगी, और जब इस फार्मूला में x1 और x2 की वैल्यू चेंज होगी तो x कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। क्या x कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज होगी, क्या सेंटर ऑफ मास मोशन करेगा। अगर सपोज करिए सेंटर ऑफ मास मोशन करता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अगर हम वेलोसिटी निकालने की सेंटर ऑफ मास ही सपोज कर लेते हैं सेंटर ऑफ मास मोशन कर रहा है जब दोनों पार्टिकल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा x1 x2 की वैल्यू चेंज होगी तो सेंटर ऑफ मास चेंज हो रहा है। हम सपोज करें सेंटर ऑफ मास चेंज हो रहा है तो वो भी किसी एक वेलोसिटी पे चेंज होगा, किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे चेंज होगा। तो अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहें, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू हो जाएगा VCM इक्वल टू ddx/dt इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमने वेलोसिटी निकाल ली। अब अगर आप देखें तो ये दोनों पार्टिकल्स ने अट्रैक्ट किया दूसरे को, जिससे x1 और x2 वैल्यू चेंज हुई। तो हमने सपोज किया कि सेंटर ऑफ मास भी चेंज होगा, x1 और x2 वैल्यू चेंज हो रही है तो सेंटर ऑफ मास भी मोशन करेगा, मतलब चेंज करे होगा, मतलब मोशन करेगा। तो मोशन करने के लिए हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो जो मोशन हो रहा है वो इन दोनों पार्टिकल्स के अट्रैक्शन के कारण हो रहा है। इट मीन्स कि इन दोनों पार्टिकल को ये सिर्फ इंटरनल फोर्स लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, इन दोनों पार्टिकल्स पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरनल फोर्स के कारण ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो हमने वेलोसिटी निकाल ली तो हम एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे कि ये किस रेट पे एक्सेलरेट हो रहे हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू हो जाएगा ACM इक्वल टू DDT ऑफ वेक्टर VCM। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमको मिल गया m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब अगर हम इन पार्टिकल्स के पर्टिकुलर एक्सेलरेशन अगर फाइंड करना चाहें तो ए जो बी फोर्स लगा रहा है वो है F, ठीक। तो ए जो बी फोर्स लगा रहा है वो F, उसका मास है m1, ठीक है। तो अगर हम एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो एक्सेलरेशन a1 इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन m1। इस तरह हम a2 की बात करें तो a2 जो फोर्स लगा रहा है वो a1 के अपोजिट लगा रहा है,
तो एक्सेलरेशन ऑफ A2 इक्वल टू हो जाएगा -F/m2, ठीक है, -F/m2। अब हम A1 और A2 वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 इंटू F/m1 प्लस m2 इंटू -F/m2 होल पान m1 प्लस m2। तो यहाँ पर अगर देखें आप तो m1 कैंसिल हो जाएगा, m2 कैंसिल हो जाएगा और F इक्वल टू हो जाएगा 0। इट मीन्स कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया 0। एक्सेलरेशन 0 हो गया, ये हमने निकाल लिया। ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है वो आ गया 0। इट मीन्स कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब एक्सेलरेशन 0 हो गया मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट मीन्स v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू 0 हो गया। एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स की पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाए, इक्वल टू हो गई, मतलब 0 हो गया। तो फाइनली हमको जो हमारा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी थी वो भी 0 हो जाएगी। इट मीन्स कि सेंटर ऑफ मास जो है उसकी पोजीशन चेंज हो ही नहीं रही है, उसकी वेलोसिटी भी 0 आ गई, एक्सेलरेशन भी 0 आ गया। तो हमारा वेलोसिटी भी 0 हो गया, एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो इससे मतलब सेंटर ऑफ मास जो है उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो इससे हमको एक स्टेटमेंट मिलता है, वो स्टेटमेंट है कि इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए टू पार्टिकल सिस्टम एंड इट्स सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट इनिशियली, इट रिमेन्स फिक्स्ड इवन व्हेन द पार्टिकल्स इंडिविजुअल मूव एंड एक्सेलरेट। मतलब कि अगर किसी दो पार्टिकल सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है और वो सिर्फ इंटरनल फोर्स का मोशन कर रहा है, तो उसका सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा फिक्स रहेगा बिफोर एक्सेलरेशन और आफ्टर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। तो अगर इसका मतलब कि क्या सेंटर ऑफ मास मोशन नहीं करेगा? नहीं, सेंटर ऑफ मास मोशन करेगा, लेकिन तब जब उस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स ऐड होगा। सेंटर ऑफ मास का मोशन है वो इंटरनल फोर्स के कारण कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर किसी भी पार्टिकल पे सेंटर ऑफ मास किसी पार्टिकल पे एक्सटर्नल फोर्स लग भी रहा है, लेकिन सभी जितने से एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं उन सबका अगर हम सम करते हैं और वो 0 आता है तो उस कंडीशन में भी सेंटर ऑफ मास के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। मतलब कि अगर एक्सटर्नल फोर्स लगते हुए भी 0 है, इट मीन्स कि अगर F एक्सटर्नल इक्वल टू 0 है या फिर समेशन ओवर F एक्सटर्नल भी 0 है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन दोनों कंडीशन में ही 0 रहेगा। एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 ही रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास का अगर हम यहाँ से बात करें तो हमको एक फॉर्मूला मिलेगा, F एक्सटर्नल वेक्टर F एक्सटर्नल इक्वल टू M वेक्टर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये हमारा फार्मूला है। यहाँ पे अगर F एक्सटर्नल की वैल्यू 0 होती है तो एक्सेलरेशन 0 होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब अगर एक्सटर्नल फोर्स सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो 0 नहीं है तो उस कंडीशन में जो पार्टिकल है वो एक्सेलरेट करेगा। उस कंडीशन में एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन ACM इक्वल टू F वेक्टर F एक्सटर्नल अपॉन कैपिटल M। जब पार्टिकल पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं होगा उस कंडीशन में जो सेंटर ऑफ मास है वो मोशन करेगा और उसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा F एक्सटर्नल अपॉन M। तो यहाँ से हमको एक और स्टेटमेंट मिलता है और वो स्टेटमेंट कहता है कि
if the sum of the external forces do not equal to the zero, the acceleration of center of mass is equal to the external forces divided by its mass। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली सेंटर ऑफ मास मोशन की कि सेंटर ऑफ मास मोशन कब करेगा, किस कंडीशन में करेगा। अब इस टॉपिक में लास्ट में आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे कि आप क्लियर हो जाए कैसे सेंटर ऑफ मास जो होगा वो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स पर डिपेंड करता है। सपोज करिए कि एक बॉल, जो हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एक स्पिन बॉलर है, वो बॉल को स्पिन करा रहा है और पैराबोलिक फॉर्म में थ्रो कर रहा है। तो सपोज करिए कि उस बॉल को थ्रो कर रहा है, ठीक है, और बॉल का जो डायरेक्शन है वही है, लेकिन जब बॉल इस पोजीशन पहुंचता है तो किसी इंटरनल स्ट्रेस के कारण अगर उस बॉल जो है वो दो टुकड़े में डिवाइड होता है, इट मीन्स कि किसी भी एक्सटर्नल स्ट्रेस के कारण एक पार्ट इस साइड में चला गया और एक पार्ट इस साइड में चला गया, ठीक है, तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास चेंज होगा? नहीं। अगर आप किसी भी इंस्टेंट पे इन दोनों पार्टिकल्स का इन दोनों पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे अगर आप सेंटर ऑफ मास निकाल लें तो वो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे बिलोंग करेगा। ये 100% श्योर है कि वो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसी लाइन पे बिलोंग करेगा, जो मिडिल लाइन है। इट मीन्स कि इंटरनल फोर्स के कारण सेंटर ऑफ मास के डायरेक्शन में, पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास एक्सटर्नल फोर्स के कारण मोशन नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स के कारण ही मोशन करेगा। तो ये हमने समझ लिया मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो लीनियर मोमेंटम होता क्या है? लीनियर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी से। लीनियर मोमेंटम को हम लीनियर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम होता क्या है? लीनियर मोमेंटम सिंपली कर सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। तो अगर किसी पार्टिकल का मास m है और वेलोसिटी v है, ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम p इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर p इक्वल टू m वेक्टर v। तो ये एक सिंगल पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला हो गया। अगर हमें कलेक्शन ऑफ n पार्टिकल्स का मोमेंटम निकालना, मतलब कि मोमेंटम ऑफ n पार्टिकल सिस्टम, n पार्टिकल सिस्टम का अगर मोमेंटम निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? सपोज करिए मोमेंटम ऑफ n पार्टिकल सिस्टम p इक्वल टू होगा सही पार्टिकल्स का अलग अलग मोमेंटम निकाल के उन सबको सम कर देंगे, वेक्टर सम। तो जो आएगा वो n पार्टिकल सिस्टम का मोमेंटम होगा। मतलब p इक्वल टू समेसन i वेक्टर pi, और pi इक्वल टू था mi vi इक्वल टू समेसन i mi वेक्टर vi, ठीक है। अब समेसन i mi vi को हम लिख सकते हैं समेसन i mi वेक्टर vi को हम लिख सकते हैं dt ऑफ समेसन i mi वेक्टर ri, और समेसन i mi वेक्टर ri इक्वल टू होता है कैपिटल M मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास dt ऑफ कैपिटल M वेक्टर RCM। वेक्टर RCM पोजीशन वेक्टर ऑफ मास हो गया। तो dt ऑफ वेक्टर RCM इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर VCM इक्वल टू M वेक्टर VCM। तो हमको n पार्टिकल सिस्टम का मोमेंटम मिल गया। मोमेंटम p इक्वल टू
m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है। अब जैसे मैंने बात किया था कि अगर किसी पार्टिकल पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ठीक है, जैसे कि मैंने बात किया था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो उसका एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो सेक्शन 0 होगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि उसकी वेलोसिटी 0 होगी, उसमें उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो अगर तो हो जाएगा यहाँ पे p भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसी से हमको मिलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, या फिर आप प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि अगर किसी पार्टिकल का, किसी भी सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा अगर उस पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स का सम जो होगा वो 0 होगा। द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इफ द एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम एड अप टू 0। ये सिंपल सा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। ठीक, तो हमने बात कर ली लीनियर मोमेंटम की, कंजर्वेशन प्रिंसिपल की। हम एक एग्जाम्पल देंगे, मतलब एक टॉपिक बताएंगे जहाँ पे लीनियर मोमेंटम का यूज़ करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। वो क्या है? रॉकेट प्रोपल्यूशन। मतलब कोई अगर रॉकेट जो है वो कैसे ऊपर की तरफ मूव करता है, कैसे वो मोशन करता है, वो जो टॉपिक है वो भी लीनियर मोमेंटम पर बेस्ड है, इसलिए हम उसको यहाँ पढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रॉकेट प्रोपल्यूशन। तो अब हम बात करेंगे रॉकेट प्रोपल्यूशन की, कि कोई भी रॉकेट किस स्पीड पे मोशन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे वो इसमें हम देखेंगे। ठीक है, सपोज करिए कि ये रॉकेट है और ये v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है, इसकी वेलोसिटी है v। ठीक, और जो गैस है वो यहाँ से बर्न होकर इजेक्ट कर रहा है, तो गैस जो बाहर निकल रहा है तो एक अपोजिट फोर्स लगा रहा है रॉकेट पे, जिसके कारण जो है रॉकेट मोशन कर रहा है। और सपोज करते हैं कि जो गैस इजेक्ट हो रहा है वो विथ u वेलोसिटी से एग्जेक्ट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पता करेंगे कि जो रॉकेट, अगर किसी भी रॉकेट की वेलोसिटी फाइंड करने का हम फार्मूला निकालेंगे कि कोई रॉकेट दिया हमको, उसमें उसका कितनी इजेक्शन जो रेट है, जो गैस इजेक्ट हो रहा है उसकी वेलोसिटी दी हो, उसका रेट दिया हो, मास दिया हो, ठीक, उसके बेसिस पे हम रॉकेट की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो उसको वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले फार्मूला डिराइव करना पड़ेगा। हम चलिए फार्मूला को डिराइव करते हैं। तो सपोज करिए लेट जो रॉकेट का मास है, रॉकेट मास वो है m0 8t=0 पे। जब 8t=0 जब रॉकेट में रेस्ट में था तो उसमें उसका मास था m0। अब जो गैस इजेक्ट हो रहा है, जैसे ही रॉकेट मोशन करेगा तो गैस इजेक्ट होगा, मतलब जैसे ही गैस इजेक्ट होगा तो रॉकेट मोशन करेगा। ठीक है, तो सपोज करिए कि जो गैस इजेक्ट हो रहा है वो एट कांस्टेंट रेट r = -dm/dt। इस कांस्टेंट रेट पे वो इजेक्ट हो कर रहा है गैस, और साथ ही साथ उसी कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी u। जो गैस इजेक्ट हो रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी u से इजेक्ट भी हो रहा है। सपोज करिए कि 8 टाइम t पे 8 टाइम t उसका जो रॉकेट का मास है वो कम हुआ होगा। सपोज कि जो मास है वो है m होगा m0 इनिशियल मास जो रेस्ट में था माइनस रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस इन 2 टाइम टेकन।
रेट में टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको जितना मास ऑफ गैस इजेक्ट हुआ है वो फाउंड हो जाएगा। तो टोटल मास में से जितना मास इजेक्ट हुआ है वो निकाल लेंगे, तो 8 टाइम टी पे जो मास है वो हमको मिल जाएगा m। तो हमको मिल गया m इक्वल टू m नॉट माइनस आर टी। अब हम 8 मास m पे मोमेंटम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मोमेंटम p इक्वल टू होता है m v, वेलोसिटी v है, m की वैल्यू है m नॉट माइनस आर टी, इन ब्रैकेट फिर वेलोसिटी v। तो हमारा 8 टाइम t पे जबकि मास m है उस कंडीशन में लीनियर मोमेंटम हमने निकाल लिया p इक्वल टू ब्रैकेट में m नॉट माइनस आर टी ब्रैकेट क्लोज v। अब सपोज करिए कि हम एक स्मॉल टाइम कंसिडर करते हैं डेल्टा टी। नाउ कंसीडर स्मॉल टाइम डेल्टा टी। तो हम स्मॉल टाइम डेल्टा टी कंसिडर करते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं जो स्मॉल टाइम डेल्टा टी में जो मास निकला होगा उसको डेल्टा एम से डिनोट करते हैं, डेल्टा एम इक्वल टू आर डेल्टा टी। इतना मास इजेक्ट हुआ है और उसकी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी v से बढ़कर v प्लस डेल्टा v हो गई है, ठीक है। तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ गैस की बात करें विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू होगा वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट प्लस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इट मीन्स कि माइनस यू प्लस बी, क्योंकि जो यू की वेलोसिटी है वो v के अपोजिट है और हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं, ठीक है। तो अब लीनियर मोमेंटम ऑफ मास m में टाइम t का डेल्टा t क्या हो जाएगा, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ मास m एट t प्लस डेल्टा t हो जाएगा p इक्वल टू मास न्यू मास क्या है m प्लस m माइनस डेल्टा m जितना इजेक्ट हुआ है इंटू वेलोसिटी इंक्रीज हुई है v प्लस डेल्टा v प्लस डेल्टा m इंटू v माइनस u, ठीक है। तो ये दोनों वेलोसिटी दोनों पार्टिकल्स के जो लीनियर मोमेंटम है दोनों का सम इक्वल टू होगा मास m का लीनियर मोमेंटम, ठीक। तो p इक्वल टू हमारे पास था m भी, तो हमको मिल जाएगा m माइनस डेल्टा m इन ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट v प्लस डेल्टा v ब्रैकेट क्लोज प्लस डेल्टा m इन ब्रैकेट v माइनस u इक्वल टू m भी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमको मिल जाएगा डेल्टा v इक्वल टू, मैं तो शॉर्ट में कर रहा हूँ, इसको सॉल्विंग प्रोसेस आप कर लीजिएगा। डेल्टा v इक्वल टू डेल्टा m u अपॉन कैपिटल M माइनस डेल्टा कैपिटल M। अब इसको हम दोनों साइड t से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, डिवाइड बोथ साइड बाई डेल्टा t। तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा m अपॉन डेल्टा t इंटू u अपॉन m माइनस डेल्टा m। तो डेल्टा m अपॉन डेल्टा t इक्वल टू था क्या, r, रेट कांस्टेंट है, डेल्टा m अपॉन डेल्टा t इक्वल टू था r, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा r u कैपिटल M माइनस डेल्टा m। डेल्टा m वैल्यू आर टी भी हो जाएगी, आर यू अपान m माइनस आर टी, ठीक है। तो अगर हम लिमिट लेते हैं टेकिंग लिमिट एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है।
तो हो जाएगा dv अपॉन dt इक्वल टू आर यू अपॉन कैपिटल M। ठीक है, ये आर टी वैल्यू जीरो जाएगी तो कैपिटल M इक्वल टू था आर यू अपॉन एम माइनस आर टी। ये एम इक्वल टू था एम माइनस एम नॉट माइनस आर टी। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ताकि हमको फाइनल वेलोसिटी जो v जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो फाइंड कर लें। ठीक है, तो dt को हम इधर चले जाते हैं तो dv इंटीग्रेशन ऑफ dv फ्रॉम 0 to v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर यू अपॉन एम नॉट माइनस आर टी डी टी फ्रॉम 0 to t। यहाँ पर आर यू कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो हम सॉल्व करें फॉर्मूले में मिलेगा v इक्वल टू आर यू कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा और ये -1 अपॉन आर लॉग ऑफ एम नॉट माइनस आर टी अपॉन एम नॉट। आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो v इक्वल टू हो जाएगा u इंटू -1 लॉग ऑफ एम नॉट माइनस आर टी अपॉन एम नॉट। तो माइनस यू से पावर लेते हैं तो हम इसको और ले सकते हैं u इक्वल टू v इक्वल टू u लॉग ऑफ एम नॉट माइनस आर टी अपॉन एम नॉट होल टू द पावर -1 इक्वल टू हो जाएगा u लॉग ऑफ एम नॉट अपॉन एम नॉट माइनस आर टी। तो फाइनली हमने वेलोसिटी v इक्वल टू निकाल गया u लॉग एम नॉट अपॉन एम नॉट माइनस आर टी। तो ये हो गया किसी भी रॉकेट की वेलोसिटी निकालने का फार्मूला। इस फार्मूले का यूज़ करके और अगर हमको u एम नॉट आर टी इन सब की वैल्यू दी हो तो हम इस फार्मूले का यूज़ करके किसी भी रॉकेट का किसी भी टाइम इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कोलिजन, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि मैं आपको पता ही है कि जो टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ उस टॉपिक में मैं 2 क्वेश्चन देता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं आज के 2 क्वेश्चन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म प्लेट हैविंग सेमी सर्कुलर इनर एंड आउटर बाउंड्रीज ऑफ रेडियाई r1 एंड r2। और दूसरा क्वेश्चन है द बैलून द लाइट रोप एंड द मंकी शोन इन द फिगर। ये फिगर है, ये बैलून है, ये मंकी है, ये लाइट रोप है। ठीक है, आर एट द रेस्ट इन द एयर इफ द मंकी रीचेस द टॉप ऑफ द रोप बाई व्हाट डिस्टेंस द बैलून डिसेंड। मास ऑफ बैलून m है, मंकी का मास स्मॉल m है, रोप का लेंथ l है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों क्वेश्चन हैं, इसको आप सॉल्व करिएगा और हमको कमेंट में इसका आंसर बताइएगा और साथ ही साथ ये बताइएगा कि आपने इसको किया कैसे। इसका सलूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।